मॉडल सिग्नल आ रहा है। तो देखिए आईआईटी एडवांस के हम पास्ट ईयर से क्वेश्चन लगा रहे थे, ठीक है ना। तो उसी क्रम में हम आगे और बढ़ेंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आज हम इसके सारे के सारे सवाल लगा दें, ठीक है ना। आज नहीं लग पाएंगे, कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे। मैं देखा हूँ 20-25 क्वेश्चन बाकी हैं। तो समझ लो कि अगर 5-7 फाइल लगा लेते हैं तो नेक्स्ट सिटिंग या नेक्स्ट 2 सिटिंग में फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद तुरंत सेंटर ऑफ मास का लगा लिया जाए 3-4-5 सिटिंग में और फिर नए टॉपिक पे आ जाए, है ना। और एक मिनट शोर हो रहा है यार। और जो बात हो रही है नोट्स की, तो नोट्स हम इकट्ठे बाद में दे देंगे। सब समझ में आ ही रहा है, सारी बात है यही, जो देखना चाहे देख ले। और बाद में हम इकट्ठे जल्दी नोट्स दे देंगे। सारी बड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो दे ही रहे हैं, ठीक है ना। बाद में हम रिटर्न नोट्स दे देंगे हर टॉपिक का, कंसाइज 8-10 पढ़ने का, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करो क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। एक स्मॉल मास m है। कल एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, वो क्वेश्चन फाइनल हो गया था, उसका पूरा आंसर आ गया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t था, समझ में आ गया था। पहले शायद एंगुलर मोमेंटम निकाल, हाँ ग्राफ क्लियर हो गया था। हाँ चलो क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट 13 पढ़ो। एक मासलेस स्ट्रिंग है, उस पे एक स्मॉल मास m अटैच है। क्वेश्चन को खूब जो कह रहा है खूब गौर से उसको लिख लो और देखो, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा इस्तेमाल नहीं होगा जो तुम जानते ना हो, जो बताया ना गया हो, ठीक है ना। अब क्या चाहिए, एक मासलेस स्ट्रिंग है। मासलेस यानी कोई मास नहीं है स्ट्रिंग का, उसके ऊपर एक स्मॉल मास को अटैच किया गया है। बस आगे पढ़ो। स्ट्रिंग का अदर एंड किसी पॉइंट P पे फिक्स है, ठीक है ना। ये पॉइंट P है जिसपे स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स है। ये स्ट्रिंग मासलेस है और इसके ऊपर कोई छोटा सा मास स्मॉल m लटक रहा है। ये जो कह रहा है, आगे पढ़िए। अरे सुन लीजिए, एक XY प्लेन में ये मास क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। XY प्लेन में ये मास सर्कुलर मोशन कर रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहा है। तो क्या इस तरह की बात पहले डील नहीं हुई है? ऐसे लटका हुआ ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे लटका हुआ ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है। हाँ यही तो कह रहा है ना, ऐसे लटका हुआ है और ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन में घूम रहा है मास, यही तो कह रहा है। तो चलिए ऐसे घूम रहा है, फिर हाँ ठीक है, ये इस तरीके से प्लेन पे घूम रहा है, जिसका सेंटर कहाँ है, ऊपर, ओ पॉइंट पर, ठीक है। फिर आगे, जिस स्पीड से घूम रहा है वो कांस्टेंट है। जैसे मान लिए ऐसे लटका हुआ है और हॉरिजॉन्टल सर्किल में जिस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है वो कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। यानी कि यूनिफॉर्म जो मास यहाँ पे लटका हुआ है वो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। बस इस तरह के प्रॉब्लम पहले डील किए हैं। आगे बढ़िए। एक मिनट से पढ़िए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट O and P, यानी IO and IP। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलोंग O यानी LO और LP। एंगुलर मोमेंटम को L से करते हैं, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का इस पॉइंट के अलोंग और इस पॉइंट के अलोंग, यही कह रहा है। हाँ तो बोलिए क्या बोल रहा है। हाँ ठीक है, पॉइंट O के अलोंग एंगुलर मोमेंटम LO है और पॉइंट P के अलोंग एंगुलर मोमेंटम LP है, यही कह रहा है। फिर है हाँ, उसके बाद ऑप्शन। अब फिर से सवाल सुनिए और सवाल को समझिए। सवाल है यार, कहीं का भी सवाल हो, पहले आप अंडरस्टैंड करिए उसकी लैंग्वेज। लैंग्वेज कितनी बहुत कठिन तो देता नहीं है, सिंपल इंग्लिश में देता है। उसको खूब धैर्य से लिखिए, अंडरस्टैंड करिए और अपने जो फंडाज मैंने बताए उसे फुल कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखिए और आपके ज़्यादातर सवाल आप देख रहे हैं कि लग जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए एक स्ट्रिंग है जो पॉइंट P से बधी हुई है, ठीक। उसके दूसरे एंड पे एक मास स्मॉल m है, ठीक। और वो मास स्मॉल m हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक। इस पॉइंट के अलोंग अगर इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम LO है और इस पॉइंट के अलोंग अगर सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम LP है, तो और ये जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे, वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्वेश्चन समझ गए। अब ऑप्शन दिया है,
कुछ बातें दी होंगी, कुछ बातें सही होंगी, कुछ बातें गलत होंगी, सही वाली बात पे मार देना है। सिंगल करेक्ट आंसर टाइप है कि मल्टीपल? हाँ, तो एक ही ऑप्शन सही होगा, कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन, हाँ, वेक्टर LO एंड LP डू नॉट वेरी विथ टाइम, यानी वेक्टर LO और वेक्टर LP टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, ये कह रहा है। तो ठीक है, अगर इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो वेक्टर LO यानी एंगुलर मोमेंटम अलोंग पॉइंट O ये है, पॉइंट P ये है, और ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, और पॉइंट O बीचों बीच में है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट के अलोंग एंगुलर मोमेंटम जो होगा, अगर जब बॉडी यहां पे है तो उसका लीनियर मोमेंटम mv होगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? r क्रॉस mv। r क्या होगा? ये r ये होगा, r ये क्रॉस mv। तो r क्रॉस mv का आप डायरेक्शन देखिए, r क्रॉस mv ऊपर की ओर, r क्रॉस mv। ये देखिए, ये एक्चुअल में 3 डायमेंशन बनना चाहिए था, लेकिन हमारे पास बोर्ड 2 डायमेंशन ही है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ऐसे करके ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसको डॉट 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 करिए, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके है स्ट्रिंग बना, यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट P है, जो हम फिगर में बना नहीं सकते, तो हमने ऐसे बनाया हुआ है। पॉइंट P यहाँ है, पॉइंट O यहाँ है, और ऐसे ऐसे घूम रहा है। बात समझ में आई? तो O के अलोंग एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? r क्रॉस mv। r क्रॉस mv यानी पॉइंट P की ओर, ऊपर की ओर, समझ रहे ना? अरे इस सर्कुलर पाथ से इधर की ओर। अब पॉइंट P, एक्चुअल में पॉइंट P में 2 डायमेंशन फिगर है ना, तो यहाँ बनाए हैं, पॉइंट P को ऐसे होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, और ये फिर ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। बात समझ में आ गई? अब आप देखिए, जब एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे O के अलोंग, तो अगर पार्टिकल यहाँ है तो r क्रॉस mv इधर की ओर, अगर पार्टिकल यहाँ है तो भी r क्रॉस, तब तक mv इधर हो जाएगा, टेंजेंशियली होगा ना, r क्रॉस mv फिर इधर की ओर। और mv का भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, r का भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और mv और r के बीच का एंगल हमेशा थीटा है, क्योंकि mv जो है वो टेंजेंशियली है और r क्या है? रेडियली है, तो दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो अब आप इससे आप देख रहे हैं कि अब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो O के अलोंग जो एंगुलर मोमेंटम है, वो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट में ये r भी सेम है, इसका मैग्नीट्यूड, mv का भी मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल भी सेम है। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम है, हाँ, चाहे यहाँ पे हो, 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 वो सेम है, और डायरेक्शन भी सेम है। तो O तो कांस्टेंट रहेगा, ये पक्का है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने का मतलब है कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं LO यानी कि एंगुलर मोमेंटम अलोंग O, ये इसका डायरेक्शन भी हमेशा सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो LO तो कांस्टेंट है। अब LP को चेक कर लेते हैं, LP को हम चेक कर लेते हैं। देखिए, ये फिगर में P यहाँ जरूर बना है, लेकिन आप एज्यूम करिए कि P यहाँ कहीं है और ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। बात समझ में आई? तो अब देखिए, जब पार्टिकल इस पॉइंट पे है, तो वेक्टर r का डायरेक्शन कहाँ है? इधर। वेक्टर r का डायरेक्शन कहाँ है? इधर, ठीक है ना, और इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना। तो वेक्टर r और इसका डायरेक्शन इधर है, और इसका डायरेक्शन इधर, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, अब पॉइंट इस पर है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो भी आप देखिए वेक्टर इस केस में भी जो r वेक्टर है, वो दोनों केस में मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि ये पॉइंट P फिक्स है। तो अरे पॉइंट P मान लीजिए इसे हॉरिजॉन्टल सर्कल कर रहा है, तो पॉइंट P से इस सर्कल का हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये बात तो समझ में आ रही है? तो r का मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, mv भी हमेशा सेम है, लेकिन r और mv के बीच एंगल हमेशा चेंज कर रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे है तो डिफरेंट एंगल, आप फिजिकली विजुलाइज करिए। इस पॉइंट पे है तो r ऐसे, mv ऐसे, इस पॉइंट पे है तो r ऐसे, mv ऐसे, उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम अलोंग P जो है वो, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। डायरेक्शन वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम अलोंग P क्या होगा? कंजर्व नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़िए। हाँ, नहीं, ये बात गलत है एकदम। वेक्टर LO कहाँ वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन पढ़िए।
हाँ ये सही है, ये बात सही है, आंसर चेक करिए, सही दिया है। अगला अगला पढ़िए। नहीं ये बात तो एकदम गलत है, एलओ तो कांस्टेंट रहेगा, तो एलओ को वेरी जहां जहां कहा वो तो ऑप्शन एकदम गलत है, और एलपी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना, एलपी कांस्टेंट नहीं रहेगा, एलओ कांस्टेंट रहेगा। तो जो भी ऑप्शन उसके अनुसार हो मान लीजिए। इस पॉइंट के अलोंग एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, बात समझ में आई, क्योंकि उसका डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा, लेकिन इस पॉइंट के अलोंग एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ गया, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड तो इस पॉइंट के अलोंग सेम रहेगा, इस पॉइंट पी के अलोंग, अगर पॉइंट पी को यहां एज्यूम करें, समझ रहे हैं, तो पॉइंट पी के अलोंग मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, क्योंकि आर रेडियस वेक्टर हर पॉइंट का इसका इक्वल डिस्टेंस है, और एमबी भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करेगा। मेरी बात समझ में आ गई, डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। इनके बीच का एंगल भी इनके बीच का सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करेगा। ऐसे मान लीजिए यहां पे है तो आर इधर हो गया और ये इधर, तो डिफरेंट डायरेक्शन, यहां है तो डिफरेंट डायरेक्शन, यहां डिफरेंट डायरेक्शन। तो अगर एलपी कांस्टेंट कब होता, जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता, ठीक है ना। तो इसलिए एलपी कांस्टेंट नहीं है, एलओ कांस्टेंट है। जो भी ऑप्शन हो वो मार दिए, आंसर मिलाइए, सही है। अब नेक्स्ट पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14, बोलिए। अब चुप रहिए। दो सॉलिड सिलेंडर है पी और क्यू, जिनका मास सेम है और रेडियस सेम है। तो मान लिए दोनों का मास m है, दोनों का रेडियस r है, हमने मान लिया। आगे पढ़िए। एक मिनट सुनिए, ये दोनों रोल कर रहे हैं एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन से, एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन से ये दोनों रोल कर रहे हैं। दो मास है P और Q, सिलेंडर है, क्या है, दो सिलेंडर है P और Q, दोनों का मास और रेडियस सेम है, दोनों एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन से, दोनों प्योर रोलिंग कर रहे हैं, हाँ सेम टाइम पे, यानी V इज इक्वल टू आर ओमेगा, A इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है ना, सेम टाइम पे रोल कर रहे हैं। फिर अब चुप हो जाइए। सिलेंडर P का ज्यादातर मास उसके सरफेस पे है, सिलेंडर P का ज्यादातर मास उसके सरफेस पे है। सिलेंडर P और सिलेंडर Q दोनों का टोटल मास और रेडियस तो बराबर है, लेकिन सिलेंडर P का ज्यादातर मास उसके सरफेस पे है, यही कह रहा है। फिर आगे, अच्छा अब एक बात हमको बताइए, Q का ज्यादातर मास उसकी एक्सिस के पास है, एक्सिस यहां पे हुई, एक्सिस यहां हुई, सिलेंडर है ना, सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, चलिए सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना। तो जबकि बोल रहा है कि दो सॉलिड सिलेंडर पी क्यू है, दोनों का मास और रेडियस सेम है, दोनों एक फिक्स इंक्लाइन प्लेन से रोल कर रहे हैं। अब P का ज्यादातर मास उसके आउटर पेरिफेरी पे है और Q का ज्यादातर मास उसके एक्सिस के पास है। तो अब बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी ज्यादा होगी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इसका ज्यादातर मास बाहर है और टोटल मास दोनों का सेम है, रेडियस दोनों का सेम है, बाकी फैक्टर सेम है, लेकिन इसका ज्यादातर मास आउटर पेरिफेरी पे है, इसलिए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे ज्यादा होगी। पहला निष्कर्ष तो हम यही निकाल लेंगे कि IP इज ग्रेटर देन IQ। क्वेश्चन पढ़ते ही पहला निष्कर्ष ये आ जाएगा हमारे दिमाग में। बात समझ में आ गई? इसमें कोई भी ऐसी बात है जो आप नहीं जानते थे पहले, और कोई क्या इतना टेक्निकल था कि आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते थे, बिना मेरे बताए अप्लाई कर सकते थे, ठीक है ना। तो मेरा उद्देश्य बस ये है, सारा पास्ट 10 ईयर्स अभी मैं सारे टॉपिक्स का लगा के दिखाऊंगा कि अगर आपको बेसिक्स आता है तो बहुत ज़्यादा दाएं बाएं नहीं करना है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे, ठीक है ना। अब बताइए नेक्स्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? 3-4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यही पूछ रहा है, तो बताइए। एक मिनट चुप हो जाइए। दोनों सिलेंडर P और Q ग्राउंड पर एक ही समय में पहुंचेंगे, ये पूछ रहा है। दोनों सिलेंडर P और Q ग्राउंड में एक ही समय में पहुंचेंगे, तो लाइए हम करके देख लेते हैं, लाइए हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद होगा, मैंने यहाँ पे अलग से फॉर्मूला करके उस वाली क्लास में बताई थी, और इसमें वीडियो में भी है कि अगर कोई बॉडी एक फिक्स इंक्लाइन प्लेन से, आपको याद होगा, यहाँ कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं लगेगा जो आप जानते ना हो, है ना, और तुरंत आप मेरी इतनी स्पीड से भले ना अप्लाई कर पाए इस समय। उसका रीजन ये है कि सब चीज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपके नहीं है, और जैसे ही आएगी भी कुछ दिन में तो फटफट देखते ही आप कहेंगे ऐसे वो ऐसे, है ना। तो अब आप देखिए,
मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी इस इंक्लाइन प्लेन से प्योर रोलिंग करती है और प्योर स्लाइडिंग करती है, अगर प्योर रोलिंग करती है और प्योर स्लाइडिंग करती है, तो प्योर रोलिंग में अगर टाइम टी आर लगता है, तो प्योर स्लाइडिंग में टाइम अगर टी एस लगता है, तो टी आर बराबर टी एस अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये बात बताई थी, ये बात बताई थी, बताई थी कि नहीं बताई थी है? तो ये बात बताई थी। तो अब आप देखिए, जब दोनों सिलेंडर स्लाइड करेंगे, जब दोनों सिलेंडर प्योर स्लाइड करेंगे, रोल नहीं करेंगे, यानी कि ये सरफेस जब फ्रिक्शनलेस है, यहां से टी बराबर 0 पे छोड़े जाएंगे, प्योर स्लाइड करेंगे यानी पूरा सरफेस फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रोलिंग पॉसिबल नहीं है अगर इंक्लाइंड सरफेस है तो, ठीक है ना। और रोलिंग सस्टेन भी नहीं कर सकती, रोल करते हुए रख देंगे, सब बार बता चुके हैं। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर आप रोल करते हुए रख लेंगे तो रोलिंग सस्टेन नहीं करेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रोल करते हुए रख देंगे तो रोलिंग सस्टेन कर जाएगी। और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग स्टार्ट होते ही फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। ये सारी बात पहले बता चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। अब उसी बात को अप्लाई करिए। अगर यहां से कोई ब्लॉक प्योर स्लाइडिंग करता है या प्योर रोलिंग करता है, दोनों के टाइम पीरियड में ये रिलेशन होगा। ये हम फॉर्मूला दे चुके थे, टाइम पीरियड में, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, सब में दे चुके थे ना। अच्छा, वीडियो में भी है। अब देखिए यहां पे जो फैक्टर है, टाइम इन रोलिंग इज इक्वल टू टाइम इन स्लाइडिंग अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जहां आर उसका रेडियस है और के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इन दोनों, इस पूरे फैक्टर में आप देख रहे हैं, जब दोनों स्फीयर का, दोनों सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है ना, जब दोनों सॉलिड सिलेंडर का मास सेम है तो स्लाइडिंग में लगा हुआ समय सेम रहेगा, क्योंकि वो केवल मास पर डिपेंड करेगा। जिस तरह से मास होगा उस तरह से एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। दोनों का मास, टोटल मास सेम है, एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, क्योंकि एक ही इंक्लाइन है, इंक्लाइन एक ही है, तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा ही होगा। और दोनों का बात समझ में आई। तो उसके बाद एक्सेलरेशन एक ही है, तो क्या कहते हैं, इंक्लाइन एक ही है, तो दोनों का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा ही होगा। तो जी साइन थीटा से दोनों नीचे आएंगे प्लेन की ओर, तो दोनों की ओर स्लाइडिंग में लगा हुआ समय तो सेम रहेगा, पहली बात। और दोनों का रेडियस भी सेम है, तो ये भी सेम और ये भी सेम। अब जिसका के की वैल्यू ज्यादा होगी वो देर से पहुंचेगा, बस यही सोचना है। और के की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर एम के स्क्वायर, दोनों का मास सेम है, तो जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी उसका के ज्यादा होगा। तो किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, पी की, तो यानी पी का के ज्यादा है, यानी पी को ज्यादा समय लगेगा। तो जो भी ऑप्शन पी को ज्यादा समय देते हुए कर दे उसको मार दीजिए। टाइम बाई पी इज ग्रेटर देन टाइम बाई क्यू, ये ऑप्शन जहां भी हो उसको मार दीजिए। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सही है। टाइम पूछे हैं ना आप, क्या पूछा है? पहला ऑप्शन क्या है, सेम टाइम, तो वो गलत है। अगर सेम टाइम है तो गलत है। अब ऑप्शन लाइन से पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या है कि दोनों सिलेंडर सेम समय में पहुंचते हैं। तो आप अपने रीजनिंग से देख रहे हैं, ये सब रीजनिंग आप 10 सेकंड में करना शुरू कर देंगे जब कुछ देर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी भी स्पीड ठीक है। तो अब आप देखिए, मैं रुकिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि पहला ऑप्शन है कि दोनों सिलेंडर सेम समय में पहुंचेंगे, तो ये बात गलत है, क्योंकि P जो है Q से पहले पहुंचेगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन बोलिए, ये तो एकदम गलत है। सेम इंक्लाइन प्लेन है, दोनों पे जी साइन थीटा लीनियर एक्सेलरेशन होगा। सेम इंक्लाइन प्लेन है तो दोनों पे लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा होगा, बात खत्म। वो भी एकदम गलत है। बी भी एकदम गलत है। सी बोलिए, अब चुप रहिए। बोथ सिलेंडर रीच द ग्राउंड विद सेम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर, रोटेशन की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर, रोटेशन की बात नहीं हो रही है। तो हाफ एम तो कांस्टेंट है, दोनों का सेम है, दोनों का मास सेम है, तो दोनों की अगर स्पीड भी सेम है तो ये बात होगी। तो हम चेक कर लेते हैं स्पीड सेम है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं कि स्पीड सेम है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि टाइम इन रोलिंग इज इक्वल टू टाइम इन स्लाइडिंग अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और साथ में एक बात और भी बताई थी कि वेलोसिटी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये दोनों डिराइव करके आपको दिखाया था, दोनों फॉर्मूले डिराइव करके दिखाए थे, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने कर दिया। तो अब आप देखिए, टाइम वेलोसिटी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
तो वेलोसिटी ऑफ रोलिंग, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग तो दोनों की सेम है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग दोनों की क्या होगी, सेम होगी। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग दोनों की, अगर दोनों स्लाइड करते हैं, अगर दोनों स्लाइड करते हैं, हाँ तो वेलोसिटी सेम होगी। एक बात समझ में आ गई। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग दोनों की सेम है, और 1 प्लस ये तो कांस्टेंट फैक्टर है। अब आर स्क्वायर दोनों का सेम है, जिसका के ज्यादा होगा उसका ये कम होगा, जिसका के ज्यादा होगा उसका ये कम होगा। तो दोनों का के सेम नहीं है, क्योंकि दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है। ये डिस्कशन हो चुका है टाइम वाले में ही। तो दोनों का के सेम नहीं है, क्योंकि दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है। ये डिस्कशन टाइम वाले में हो चुका है। तो अगर के सेम नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ रोलिंग दोनों की सेम नहीं है। बात समझ में आ गई। वेलोसिटी ऑफ रोलिंग दोनों की सेम नहीं है। तो दोनों जब नीचे आते हैं तो क्या होगा, सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सेम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो हाँ, तो जब दोनों की वेलोसिटी ऑफ रोलिंग सेम नहीं है तो ये v स्क्वायर सेम नहीं, ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। बात समझ में आ गई। हाँ, नेक्स्ट पढ़िए। सिलेंडर क्यूब बोथ रीचेज विद सेम लीनियर स्पीड, वो बात गलत है। हाँ, वो बात गलत है, क्योंकि लीनियर स्पीड डिफरेंट है। और लीनियर स्पीड किसकी ज्यादा है, लीनियर स्पीड किसकी ज्यादा है, देखिए के किसका ज्यादा है, के किसका ज्यादा आया है, के आया है ज्यादा पी का, पी का के ज्यादा आया है। तो पी का के ज्यादा है तो पी की स्पीड नीचे कम है, तो वेलोसिटी ऑफ पी इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ क्यू जब नीचे आ रहा है। बात समझ में आई। तो ये तीन ऑप्शन क्यों गलत है समझा चुका, ये तीन ऑप्शन क्यों गलत है समझा चुका। और चौथा ऑप्शन, अब तो चौथा ही बचा तो सही होगा, ऐसे भी मार दीजिए, करने की जरूरत नहीं है ना। जब तीन गलत हो गया तो एक जो सही आया तो आंसर होगा ही, लेकिन हम बता दे रहे हैं कैसे होगा। आप देखिए, चूंकि वेलोसिटी ऑफ पी वेलोसिटी ऑफ क्यू से कम है, वेलोसिटी ऑफ पी और वेलोसिटी ऑफ क्यू से कम है, और ओमेगा क्या होती है, ओमेगा क्या होती है, v अपॉन आर, और आर दोनों का सेम है, आर दोनों का सेम है। तो ओमेगा ऑफ पी, अगर आर दोनों का सेम है, ये ऊपर जा रहा है। तो अब देखिए, मैं यहां से आपको दिखा रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ पी वेलोसिटी ऑफ क्यू से कम है, और ओमेगा क्या होती है, v बाई आर, आर दोनों का सेम है। तो ओमेगा ऑफ पी इज लेस देन ओमेगा ऑफ क्यू। ये ऑप्शन दिया है, एंगुलर स्पीड ऑफ पी इज लेस देन एंगुलर स्पीड ऑफ क्यू, ऑप्शन दिया है। बोलिए। हाँ, तो हाँ, तो वो बात आ रही है ना। अब आप पूरा बढ़िया से एनालाइज कर लिए क्वेश्चन को, केवल आंसर नहीं निकालना है कि चलो आगे आंसर निकल गया, उसको बढ़िया से, ये गलत है तो क्यों गलत है, वो सही है तो क्यों सही है, और ये सारी बात, सारे के सारे डिस्कशंस आपको एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना, कि एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए हर बात, कि ये ऐसे है तो क्यों है, वो क्यों आंसर तो, और इसकी अगर इतना क्लियर है तो समझिए कि 30, 40, 50% तक तो आप लगा ही लेंगे, और उसके बाद कुछ तो बाकी छोड़ देंगे, बाकी तुक्का भी चलता है, ठीक है ना। थोड़ा सा देख के मारेंगे, बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप पढ़िए, आइए इसको पहले मिटा दीजिए, पूरा मिटा दीजिए, जल्दी मिटाइए, मिटाइए, आगे बताते हैं, फास्ट मिटाइए। आज बोल हो गए काफी लोग। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। रुक जाइए। अ रिंग ऑफ मास m, एक रिंग है जिसका मास m है, कौन सी बड़ी बात है, फिर इसका रेडियस r है, कौन सी बड़ी बात है, ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है, एक फिक्स वर्टिकल एक्सिस से जो उसके सेंटर से जा रही है। खूब ध्यान से देखिए यार, एक रिंग है, मास है m, रेडियस है r, और ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है एक फिक्स वर्टिकल एक्सिस से जो उसके सेंटर से जा रही है, कौन सी बड़ी बात है, फिर अच्छा, 2 पॉइंट मास है, 2 पॉइंट मास जिसमें दोनों m/8 है, वो O पे रेस्ट पे है, यही कह रहा है। अरे यार सुनिए, एक रिंग है, वो इस एक्सिस के अलोंग
एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, वो अपने सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अलोंग एक फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है और उसके सेंटर पे दो स्मॉल पॉइंट मास हैं m/8 बस यही कह रहा है, इतना ही कह रहा है। आगे पढ़िए। These mass can move radially outward along two massless rod fixed up on the ring as shown in the figure. फिगर है? फिगर बनाइए फट से, जल्दी बनाइए। चलिए अब बहुत मजे से देखिए क्वेश्चन को, हटिए। हाँ वो दिखा रहा है कि सिर्फ परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे देखिए, खूब मजे से क्वेश्चन को देखिए, इत्मीनान से देखिए और समझ समझ के देखिए, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। कब कब पूछा था क्वेश्चन ये? 2015 एडवांस। अब देखिए 2015 एडवांस से पूछा है, इसमें क्या है बताइए इस क्वेश्चन में क्या है? एक रिंग है जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है, वो इस एक्सिस के अलोंग जो उसके सेंटर से जाती है, चूंकि 2 डायमेंशन ये बोर्ड है इसलिए ऐसे डॉट डॉट करके बता दिया, ठीक है ना, और फिक्स एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है ना। इसके एक्सिस पर दो पॉइंट मास m/8 यहां रखे हुए हैं और ये मास आपने जैसा बताया कि दो कॉर्ड दिया है ना, क्या दिया है, क्या है पढ़िए। हाँ, ये दोनों मास रेडियली आउटवर्ड जा सकते हैं, यानी रिंग के रेडियस के अलोंग बाहर जा सकते हैं। अरे देखिए ऐसे रिंग है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है ना, और दो मास यहाँ पे इसके एक्सिस के पास में m/8 रखे हुए हैं और ये मास फ्री हैं रोटेट करने के लिए इसके रेडियस के अलोंग, यही तो कह रहा है। आगे पढ़िए। At some instant, the angular speed of the system is 8/9 omega. 8/9 ओमेगा। किसी समय स्टैंड पे इस सिस्टम की एंगुलर स्पीड 8/9 ओमेगा हो जाती है। किसी समय स्टैंड पे इस सिस्टम की, सिस्टम क्या है, ये रिंग और प्लस ये दो मास, सिस्टम क्या है, ये रिंग m मास की, r रेडियस की, और ये m/8 मास। किसी समय अंतराल पे, किसी समय पे इस सिस्टम की एंगुलर स्पीड 8/9 ओमेगा हो जाती है, यानी कि एंगुलर स्पीड घट जाती है। किसी समय अंतराल पे एंगुलर स्पीड घट जाती है, तो एंगुलर स्पीड घट रही है तो क्या हो रहा है, एंगुलर स्पीड घट रही है तो क्या हो रहा है, नहीं बेटा, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या कंजर्व रहेगा, फट से बोला। इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क, ये एंगुलर मोशन की बात हो रही है ना, तो एक्सटर्नल टॉर्क बोलिए, एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल टॉर्क बोलिए, ठीक है ना, एंगुलर मोशन की बात हो रही है ना, तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क है इसमें, तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो क्या कंजर्व रहेगा, हाँ तो फट से बोला करिए ना यार, कितनी बार ऐसी चीज को आप अप्लाई कर चुके हैं, तो अप्लाई कर चुके हैं तो एक सेकंड में आप बोला करिए, देखिए तार फंस रहा है। तो सुनिए, अगर इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, अगर इसके अंदर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो क्या कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो क्या होगा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब आप देखिए, अब एक मिनट रुकिए, शांति से बैठ जाइए। अगर इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, अगर इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क है भी नहीं, क्योंकि ये पूरा पार्ट ऑफ द सिस्टम है ना, ये दोनों बीड्स, ये दोनों मासेस, मत आवाज ना करिए, ये दोनों बीड, ये दोनों मासेस और ये रिंग, जो भी फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं, कोई और फोर्स सिस्टम पे लग नहीं रहा है, कोई और टॉर्क सिस्टम पे है नहीं, कोई एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं, तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और एंगुलर स्पीड घट रही है, यानी कि क्या बढ़ रहा है, मोमेंट ऑफ
इनर्शिया, अभी तो घट रही है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों कैसे बढ़ रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे बढ़ रहा है, ओमेगा घट रहा है यानी आई बढ़ रहा है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, बात समझ में आई? तो अब बताइए आई क्यों बढ़ रहा है? पहले बीड यहां था, पहले बीड यहां था, तो इस एक्सिस, पहले शुरुआत में बीड यही ना था, एक्सिस पे था ना, तो उस समय बीड के द्वारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो था, एम आर स्क्वायर आर जीरो था, एम आर स्क्वायर आर जीरो था। और जब ये बीड दूर चला गया तो क्या हो गया? एम, ये कुछ ना कुछ दूरी होगी ना, एक मिनट आवाज नहीं करिए बेटा, ये कुछ ना कुछ दूरी होगी ना, कुछ ना कुछ दूरी होगी। मान लीजिए दूरी r1 है और ये दूरी r2 है, तो सेकंड केस में ये r1 r2 की वैल्यू कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट हो गई। और इनिशियली तो दोनों मासेस कहां थे? एक्सिस पे थे, तो उनके द्वारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो था, r जीरो था, एम आर स्क्वायर जीरो। लेकिन जब ये r1 r2 पे चले गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस मास का m/8 r1 स्क्वायर और दूसरे मास का हो गया m/8 r2 स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गई। और रिंग की उतनी ही रही, रिंग की पहले और आखिरी केस दोनों केस में एक ही थी, बात समझ में आ गई? तो अब इसकी वजह से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम की बढ़ गई, और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम की बढ़ गई तो एंगुलर स्पीड घट गई। ये बात प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, बात समझ में आई? आगे पढ़िए। And one of the masses is at a distance of 3/r. एक मिनट सुनिए, m1 मास जो है, m1 m2 दोनों का मास बराबर है, तो किसी को भी m1 किसी को भी m2 मान लीजिए। m1 मास जो है कितनी दूरी पे है? 3/5r। तो फिर क्या पूछ रहा है? चलिए, अगर m1 को आप r1 मानिए तो r1 क्या हो गया? किसी टाइम इंस्टेंट पे 3/5r, तो r2 पूछ रहा है, यही तो कर रहा है ना। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना है, इतनी बात को समझने के पश्चात आप बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दीजिए। आप देखिए सारे सवालों में घुमा फिरा के इधर से उधर से वही सब पूछ रहा है। कोई ऐसी बात है जो कि कोई एक्सेप्शन पूछता है? और रोटेशन टॉपिक वन ऑफ द टफेस्ट है, टफेस्ट ही टॉपिक है, और उसमें भी ऐसा है तो अभी ग्रेविटेशन में देखिए क्या होगा। आपको एक बार मैं एहसास दिला दूं बस कि ये चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, तो बहुत देर फिर भागने लगेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, अब मैं आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दे रहा हूँ। इनिशियल केस में एंगुलर मोमेंटम क्या था? इनिशियल केस में अगर ये रिंग है, इसका मास m है और रेडियस r है, तो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? mr स्क्वायर, और प्लस दोनों मासेस की क्या थी? जीरो, क्योंकि वो एक्सेस पे थे। दिस इंटू ओमेगा, और फाइनल केस में ओमेगा कितना होता है? 8/9 ओमेगा। फाइनल केस में ओमेगा 2 क्या होता है? 8/9 ओमेगा। और फाइनल केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल केस में कितनी हो जाएगी? mr स्क्वायर प्लस m/8, और r स्क्वायर क्या है? 3/5r है, तो पुट करिए 9/25 r स्क्वायर, 9/25 r स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? m/8 इंटू r2 स्क्वायर, r2 ही आपको निकालना है। ये फाइनल केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई, ये इनिशियल केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी, तो इनिशियल केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा इज इक्वल टू फाइनल केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। इतनी बात तो मैंने आपको समझाने के लिए की है, जब एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे तो इतनी बात आप दिमाग में ही सोच लेंगे, जैसे हम लोग सोच लेते हैं, और केवल यही स्टेप निकाल के सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और देखिए आप, ठीक है ना। तो ये हो गया i इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा? 8/9 ओमेगा, ओमेगा डैश कितना हो गया? फाइनल ओमेगा 8/9 ओमेगा। बात समझ में आ गई? डिस्टर्ब ना करो बेटा। अब ये हो गया mr स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, अब यहां पे आज आपका आ जाएगा mr स्क्वायर और प्लस mr स्क्वायर, यहां पर इसको ले लीजिए, mr स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? इंटू 9/25 कितना होता है? 200, 25 200, ठीक है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा? mr2 स्क्वायर इंटू mr2 स्क्वायर बाई 8 इंटू 1/8। बात समझ में आई? अब इसी को आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो mm कट गया, mm क्या हो गया? कट गया। और ये 8/9 ओमेगा है, तो ओमेगा ओमेगा कट गया, ओमेगा ओमेगा कट गया ना। हाँ है, रुक जाइए, ये ब्रैकेट के अंदर है। अब ये इधर आ गया तो ये हो गया 9r स्क्वायर बाई 8। जब ये इधर आ गया तो क्या हो गया? 9r स्क्वायर बाई 8। और इधर कितना हो गया? r स्क्वायर 1 + 9/200, तो 1 + 9/200 कितना हो जाएगा? 209/200, ठीक है ना। और प्लस r2 स्क्वायर बाई 8, यही ना आ जाएगा बेटा। अब जब इसको आप इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर
9/8 माइनस 200 9/200, ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई। दिस इज इक्वल टू R2² 8। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करिए इसको, इसी को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। R2 की वैल्यू इससे आ जाएगी। बात समझ में आई। तो अब सॉल्व करिए, तो अब इसको 8 को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा R2 R², 8 ये उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा। 9 माइनस 209 इंटू 8/200, नीचे आ रहा है इतना, /200 इतना आ जाएगा। ये हो जाएगा R2², ये हो जाएगा आपका क्या, R2²। अब फिर इसको ऊपर ले आके हम आपको दिखा रहे हैं, सॉल्व कर लीजिए यार इतना। R2² इज इक्वल टू, अब जब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 200 जा ये, ठीक है ना, 2 4 जा 8 200 जा, और 2 2 जा 4 और 4 25 जा 100, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा R2² इज इक्वल टू R², और ब्रैकेट में हो गया 9 माइनस 209/25, ये ना आएगा 209/25। अब इसको करेंगे 25 9 कितना होता है, 25 9 175, 225, 25 9 225, 25 8 200, है ना। तो ये हो गया 225 माइनस 209 और /25, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 25 में हो गया 16 आ जाएगा। हाँ 16 आ जाएगा। 225 माइनस 209 कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया R² इंटू 16/25। अब जब इसको आप रूट लेंगे तो R2 आ जाएगा 4/5R। आंसर चेक करिए, आंसर आ गया, तो R2 आ गया 4/5R। बात समझ में आई। इस तरीके से ये हो गया। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है, चाहे जे एडवांस का हो चाहे कहीं का भी हो, हाँ पूरा समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ लेगा। अगर लड़का एकदम डफर ना हो तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक एवरेज लड़का भी एडवांस लगाने लगेगा, ठीक है ना। और थोड़ा टाइम उसके पास हो 2-3 साल तक, तो एवरेज लड़का भी निकाल लेगा, कोई बहुत मुश्किल थोड़ा है। बात समझ में आई पूरी। नहीं अभी चलिए, जब तक आते नहीं हैं, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। इस तरह से रिपीट नहीं करो बेटा क्लास में, मेरे बात को रिपीट नहीं किया करो। एक को आ गए, कट कर दो तो।